हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है टीम सीए और फन एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देखा होगा या अभी देख पा रहे हैं, आज चेहरा तो दिखेगा नहीं, संसाधनों की कमी है। जहाँ मौका मिलता है तो जैसी फरमाइश आती है, स्टूडेंटों की रिक्वेस्ट आती है, उस तरह की कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की, लेकिन चेहरा नहीं दिखेगा। लेकिन जो बातें मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं। क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम हुआ है RCDF का, जूनियर अकाउंटेंट का, और वो पेपर भी IBPS ने ही करवाया है। वही IBPS जो आपका एग्ज़ाम करवाएगी जूनियर अकाउंटेंट का, जो पावर कंपनीज़ के अंदर, या AO का। तो एक तो उस पेपर के बारे में, दूसरा इस पेपर से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। अभी भी आपके पास समय है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख के आप वाकई में सेलेक्ट हो सकते हो बड़े आसानी से। आपकी तैयारी एक तरफ, और इन चीज़ों को हैंडल करके, इन चीज़ों को मैनेज करके प्रॉपरली आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मैं डे 1 से एक ही चीज़ कहता आ रहा हूँ, एग्ज़ाम बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। ये एग्ज़ाम जो है ना IBPS का, बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि ये RPSC पेपर नहीं करवा रही है, IBPS करवा रही है। सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज ही टेस्ट किया जाएगा। अब आप में से काफ़ी लोगों ने RCDF जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया होगा, तो वो लोग तो इस बात को बिल्कुल एग्री करेंगे कि पेपर बिल्कुल आसान था। 50 क्वेश्चन थे। जो लोगों ने नहीं दिया वो सुनना बात ध्यान से। 50 क्वेश्चन थे, 50 में से 40 थे अपने कॉमर्स के और 10 थे GK के। अब ये 40 और टोटल 50 है। जैसे ही आप एग्ज़ाम देके बाहर आए, आपको लगा यार एकदम पेपर तो बढ़िया हो गया, 40 प्लस आएंगे। लेकिन जब आपने एक्चुअली कैलकुलेशन करनी शुरू की कहीं से इधर उधर से, तो आपको छोटी छोटी गलतियां मिली होगी, और आपका लगभग, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लगभग एवरेज स्कोर 40 के आसपास ही बैठ रहा है, 35 से 40 के बीच में। किसी का 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा सही हो सकते हैं, 41 या 42 तक जा सकते हैं, 42 तक। अब यूं देखने में ये बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन जब आप ये देखते हो कि 50 के अंदर से आपने 10 सवाल गलत कर दिए, 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, इसका मतलब आपने 20% मिस्टेक की है। एक बार के लिए इन 10 GK के क्वेश्चन को हटा भी दें, 10 में से मान लो आपको 5-6 ही आते हैं, मान लो 4-5 यहाँ गलत हुए, बाकी का जो 40 नंबर का पेपर था उसके अंदर अधिकतम गुंजाइश, एक जो सिंसियरली जिसने पढ़ाई कर रखी है, सिर्फ सिलेबस देखा हुआ है या थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है कॉमर्स का, मेरे हिसाब से वो आउट ऑफ 40 जो कॉमर्स के 40 है, 35 प्लस इजीली सही करना चाहिए था। 38-39 तक सही होने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, जब एग्ज़ाम के अंदर हम लोग देते हैं ना, तो कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। मतलब वहाँ या तो ऑप्शन सही से देख नहीं पाते, या वहाँ अपना जजमेंट सही नहीं होता, घबराहट हो जाती है, या कोई भी और किसी कारण से कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है, 1-2 मिस्टेक्स, तो वो सीधी आपको पड़ती है 4-6 नंबर की, भारी पड़ती है वो मिस्टेक। अब इसी एग्ज़ाम के अंदर अगर मान लो कोई 40 पे है और कोई 42 पे है, तो उन दोनों में रात दिन का फ़र्क है। देख लीजिए, एक 80 नंबर पे बैठा है, एक 84 या 86 मार्क्स पे बैठा है आउट ऑफ 100। तो इसके तो सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांस है, लेकिन ये बिल्कुल एवरेज चांसेस के अंदर आ गया 80 वाला। अब होता क्या है, ये जो वैकेंसी अपनी जितनी भी होती है कॉमर्स की, नॉर्मली बहुत कम पोस्ट के लिए होती है, 100-200, 50-100-200, इतनी ही पोस्ट मिलती है। लेकिन ये अगर 1000 पोस्ट होती तो मैं कह सकता था कि इसमें कंपटीशन नज़र आता। कंपटीशन कैसे कि भाई मेरिट निकलती, पूरा प्रॉपर होता। लेकिन 50-100 पोस्ट जहाँ होती है ना, वहाँ क्या हो जाता है, इतने तो गलती से ही नंबर ले आते हैं। गलती से मतलब बिल्कुल तुक्के से नहीं, लेकिन 40 से ज़्यादा वाले इतने तो होंगे ही होंगे। 50 लोग तो आराम से मिल जाएंगे आपको, जिनके इतने पेपर सही हुए हैं। तो वहाँ नीचे तक कंपटीशन पहुँच ही नहीं पाता। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप क्या करो, कुछ सावधानियाँ रख के, कुछ चीज़ों को सावधानियाँ रख के। ये पेपर तो चलो छोटा था, अब यही मिस्टेक अगर आप समझो 200 नंबर का पेपर दे रहे हो पूरा, जो अपना जूनियर अकाउंटेंट का होने वाला है, उसके अंदर अगर आपने ऐसी मिस्टेक कर ली, 10% मान लो, 60 नंबर के 60 क्वेश्चन पार्ट 1 के अंदर है, उन 60 के अंदर आपने 2-4 क्वेश्चन सीधे मतलब जो आते थे, या लापरवाही की वजह से, या वहाँ ध्यान नहीं देने की वजह से, जल्दबाजी की, किसी भी कारण से आपने इधर उधर हो गए, तो वो सीधे नंबर आपको 8-10 नंबर भारी पड़ जाएंगे। जहाँ आप 130-40 ला सकते थे, वहाँ आप 115-20 तक रह जाओगे।
तो कहने का मतलब ये है, पहली चीज़ तो आपको अभी भी टाइम है, आप क्या कीजिए, अगर मॉक टेस्ट आपने कोई ज्वाइन कर रखा है, कहीं भी ज्वाइन किया हो, उस मॉक टेस्ट के अंदर ज़्यादा नहीं, 1 या 2 मॉक टेस्ट सिंसियरली देना, इस कोशिश के साथ कि मैं इसमें जो क्वेश्चन नहीं आते चलो वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आते हैं उसमें मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस टारगेट के साथ मतलब आप अपनी तरफ से जो आपका नॉलेज है उसको 100% करेक्टली एग्जीक्यूट करके आओगे, ठीक है। एग्जीक्यूशन में आपकी बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, इस कोशिश के साथ आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, एग्जाम के लिए आपने पेपर देखा होगा, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बात है, जो एडवांस पढ़ के गए बिल्कुल एकदम गहराई में, कोई मतलब नहीं रह गया। मैंने RTPP और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनके ऊपर भी वीडियो बनाए, बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी, बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई थी, सप्लाई चेन क्या होता है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं, डिटेल में कोई नहीं पूछता। फिर भी लोगों ने कहा नहीं और भी बताओ और बताओ, तो फिर RTPP एक और वीडियो बनाया थोड़ा और डिटेल में, लेकिन उतनी चीज़ें पूछी नहीं। ये अच्छा रहा कि अपने जो चीज़ें डिस्कस की, चाहे नोट्स के जरिए की, चाहे अपने वीडियोज़ के अंदर की, वो सारी अपनी रेलेवेंट बातें थी, वो एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी साबित हुई, काम की साबित हुई। तो अब इस JVNL एग्ज़ाम के लिए आप चाहे AO का दे रहे हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का दे रहे हो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पेपर देने के बाद आपको अफसोस इसी बात का होगा, मेरी बात लिख देना, इसी बात का अफसोस होगा कि पेपर इतना आसान था और हम इसके अंदर भी एवरेज स्कोर ही कर पा रहे हैं, 120 130 के बीच में अटक के रह जाओगे, और वही सस्पेंस रहेगा कि सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, मेरिट नीचे रही तो हो जाएंगे, नहीं। जबकि एक लेवल होता है कि आपने 130 प्लस 140 के बीच में यहाँ स्कोर होता है ना, तो आप अश्योर हो जाते हो कि बस यहाँ तो अपना सिलेक्शन पक्का है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है इस रेंज के अंदर रहने की, इस रेंज, डाउटफुल वाली रेंज में नहीं रहना है। तो वहाँ पहुँचने के लिए अब जितने दिन बचे हैं, AO के लिए तो 10 दिन बचे हैं मुश्किल से। पहली चीज़ तो मैं एक और बीच में आपको बताऊंगा, टेस्ट सीरीज़ अभी भी अपनी अवेलेबल है, पार्ट A और पार्ट B की। आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, 199 नॉमिनल प्राइस है, उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट है, आप दीजिए और अपनी तैयारी को असेस कीजिए। अब मुद्दे की बात है, ये जो अपना एग्ज़ाम होगा AO का और जूनियर अकाउंटेंट का, इनके लेवल कैसे होंगे, किस तरह के होंगे। तो देखिए, पहली चीज़ आप अभी से गांठ बांध लीजिए, रिवीजन के टाइम आपको लास्ट 7 दिन बचे, उससे पहले एक बार आप हर सब्जेक्ट का जो बेसिक पार्ट है ना, उसको अच्छे से वापस से करना। बेसिक पार्ट क्या है, तो देखिए, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, बेसिक्स क्या है। हम कहते हैं बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स क्या है। अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो अकाउंटिंग में सबसे पहले आप शुरू कीजिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, इसमें कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट और P&L कैसा होता है, शेड्यूल 3 ज़रूर से देखें, कौन सा आइटम किस में आता है, करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है, ठीक है। मतलब ये सारी बेसिक बातें ये आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक वैसे अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें बेसिक क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जिसको मैं कह सकता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि FM इसी के ऊपर चलता है। FM और अकाउंटिंग में फ़र्क ही इतना सा है कि अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पे चलता है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझे। दूसरी चीज़, FM के अंदर मैं ये बिल्कुल रेड शब्दों में लिख रहा हूँ और एग्जाम के बाद बिल्कुल इस वीडियो को मैं वापस याद दिलाऊंगा, रेशियो एनालिसिस चैप्टर जो है अच्छे से करके जाना। आपको करंट असेट करंट लाइबिलिटी रेशियो, क्विक रेशियो, टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड और उससे रिलेटेड रेशियो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना, जिसके अंदर अपन निकालते हैं कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके क्या होते हैं। एक तो होता है कि भाई असेट है उसके अंदर से माइनस कर दिया आपने लाइबिलिटीज़, ये तरीका हो गया, और भी इसके कई सारे तरीके होते हैं। मैं FM का इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ कि आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, लेकिन ये चीज़ें आप देखना जरूरी है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है,
ठीक वैसे अगर आप कॉस्टिंग की बात कर रहे हो तो कॉस्टिंग का बेसिक क्या है, कॉस्ट के तरीके क्या क्या है, कॉस्टिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। आप कभी देखना, आप पढ़ते जाते हो लेकिन ये नहीं समझते कि क्या पढ़ रहे हो। आपने देखा होगा यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ये सारे क्या है कॉस्टिंग के मेथड है। और दूसरी होती है कॉस्टिंग की अप्रोच, जिसमें होती है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल। फिर एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये क्या है एग्जैक्टली, ये मेथड्स नहीं है, ये सिर्फ तरीके हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर अपन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दोनों लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट जो है उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। संक कॉस्ट या जो फिक्स कॉस्ट है उसको इररिलेवेंट मानते हैं, उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करते। तो ये बेसिक चीज़ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों काम आती है, तो ये कॉस्ट रिडक्शन और उसके लिए काम आती है। तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके सारे कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट के हो, चाहे कंट्रीब्यूशन निकालने के हो, चाहे पीवी रेशियो निकालने के हो, ये अच्छे से करके जानना, ठीक है। ये अगेन कॉस्टिंग का बेसिक पार्ट है, ठीक है, थ्योरी पार्ट है। नेक्स्ट टैक्सेशन की बात करूं मैं, तो टैक्सेशन के अंदर भी सिमिलर आपको क्या करना है, डिटेल में आप हेड पढ़ने लग जाओगे, एक एक सेक्शन उसकी लिमिटें याद कर रहे हो। उतना करने की बजाय अगर आप एक बार मेरे कहने पे सिर्फ इतना कर लेना, आप टैक्स के अंदर सारे हेड के नाम पता होना चाहिए, कंप्यूटेशन किस तरीके से होती है, टीडीएस के सेक्शन और चैप्टर 6A की डिडक्शंस, ये बेसिक चीज़ें। मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर इनकम कंप्यूट करनी है, मान लो इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए ना, पहले ये सैलरी हेड से इनकम जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता है, हाउस प्रॉपर्टी में ये वाला डिडक्शन लगता है, बिजनेस में मेनली ये डिडक्शन लगते हैं। आपको एग्जैक्टली उसकी लिमिट नहीं, आपको लेकिन दिमाग में एक फ्लो होना चाहिए कि इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, फिर टोटल इनकम निकलती है, फिर डिडक्शन लेस होते हैं, इस तरीके से टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है, टीडीएस होता है, फिर एडवांस टैक्स होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली फॉर जीएसटी ऑल्सो। ऑडिट मैं आपको बता चुका हूँ रिवीजन क्लास के अंदर अच्छे से। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के सारे नाम, कंपनी ऑडिट के एक एक सेक्शन को बिल्कुल रट लेना। साथ में लॉ का कुछ पोर्शन मैंने आपको बताया है, जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो एओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। ये मैं अगली स्लाइड में और डिस्कस कर लूँगा। सिमिलरली अगर पार्ट बी की बात करें, ये हालांकि पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है एग्जाम लेवल कैसा होगा, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। मस्ट डू थिंग्स, क्या क्या आपको करनी है। अकाउंट्स मैंने बता दिया, उसमें एक चीज़ और ऐड कर देना, अकाउंटिंग के अंदर आप एएस के सारे नाम, नंबर, और जो इम्पोर्टेंट इंड एएस है उनके भी नाम और नंबर। ठीक वैसे ऑडिट के अंदर सारे एसेस के नाम, टाइप्स ऑफ ऑडिट, जितनी तरह की टाइप्स ऑफ ऑडिट होती है उनके अलग अलग नाम। जैसे मैनेजमेंट ऑडिट को एफिशिएंसी ऑडिट भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट भी बोलते हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होती है, गवर्नमेंट ऑडिट का ही दूसरा नाम होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। एक्सपेंडिचर ऑडिट क्या होती है, बैलेंस शीट ऑडिट क्या होती है, फाइनल ऑडिट क्या होती है, एनुअल ऑडिट क्या होती है, इंटरिम क्या होती है। जितनी भी टाइप्स ऑफ ऑडिट है अच्छे से सिर्फ उनका मीनिंग देख लेना। ओके, नेक्स्ट चीज़ बचती है कंपनी लॉ। रेड में लिख रहा हूँ, बिल्कुल कंपनी लॉ अच्छे से करना है। शेड्यूल 3 बिल्कुल मिस ना करें, कंपनीज एक्ट का जो बताता है बैलेंस शीट और पीएनएल किस तरीके से होगा, प्लस बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, डिस्क्लोजर, ये सारा ये मैंने बता ही दिया। अब कंपनीज एक्ट के सेक्शन कौन से देखने हैं आपको, देखिएगा। जूनियर अकाउंटेंट की आप तैयारी कर रहे हो तो आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 45 से लेके 70 तक, 45 से लेके 70 तक, इसमें एक शेयर कैपिटल का चैप्टर का अच्छे से कर लेना। दूसरा डिविडेंड वाला 123 से लेके 127 तक छोटा सा पोर्शन है, देख लेना। फिर 128 से लेके 149 तक पूरा, इसमें अकाउंट्स भी है प्लस ऑडिट भी है, कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट, दोनों ही अच्छे से कर लेना। सेक्शन के नाम भी याद रखना। ओके, जो एओ की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें एक चीज़ ऐड कर देना, 149 से लेके 200 तक के सेक्शन भी देख लेना। सारे नहीं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन, स्मॉल शेयर होल्डर का एडिशनल डायरेक्टर का, ऑडिट कमेटी का सेक्शन, डोनेशन का,
पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन का, रिलेटेड पार्टी का, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना उनको ज़रूर देखना। वुमेन डायरेक्टर क्या होती है, सारी चीज़ें ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों को बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें, बिल्कुल मिस मत करना। ये हर चीज़ की बेसिक है। सिर्फ मैंने एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताई जो बेसिक से हटके है, वो मैंने कंपनीज एक्ट बताया जो अपना सेक्शन उसमें नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम पूछा था, तो इस बार भी पूछ सकते हैं। हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए इतनी बड़ी। अगर आपको लगता है आपने कभी नहीं पढ़ी तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इस चीज़ के अंदर भी अपना ध्यान 45 से 70 में पूरा कह रहा हूँ, इसका मतलब पूरा नहीं रटना है आपको एक एक सेक्शन, लेकिन इसमें जो कुछ सेक्शन है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन, कैपिटल रिडक्शन, बायबैक, ये कुछ सेक्शन है, इनको आप अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए हमें क्या सीखना चाहिए इस IBPS के एग्जाम से। तो पहली चीज़ तो थिंग्स को सिंपल रखो, जितना आसान रखोगे उतने आसानी से आप पेपर करके आओगे। एक भी हार्ड चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, 2-4 सवाल मिलेंगे तो वो सबके लिए हार्ड होंगे, कोई भी उनको अटेंड नहीं कर पाएगा। आपका फोकस होना चाहिए आपको जो आता है। जैसे 60 क्वेश्चन है पार्ट ए के अंदर, 60 में से जो 50 आते हैं ना, या जो कभी पढ़ रखे हैं, जो आते होंगे कभी किसी टाइम पे, अभी थोड़ा भूल भी गए होंगे, इन 50 को आपको सही करना है। इनके अंदर 90% आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए, 90 प्लस होनी चाहिए, 95 100% आपकी एक्यूरेसी हो। जो 10 नहीं आते या बिल्कुल आपको याद ही नहीं है, एकदम कहीं से आ गए, तो उनके लिए लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अगर इन 50 को सही करके आ जाओगे ना, 50 में से 45, तो आपके 90 नंबर आ जाएंगे यहीं से। फिर बाकी वाले में 80 में से 30-40 तो आ ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, चीज़ों को आसान रखिए। मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो टॉपिक आपको आते हैं, जहाँ आप नंबर ला सकते हो, जितने क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से कीजिए, उनमें आप फोकस कीजिए। और वापस रिवीजन करो ना करो, आप बेसिक चीज़ें वापस ज़रूर पढ़ें। ठीक है, दूसरा जो मिस्टेक्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करें। अभी मैंने बताया 90-100% एक्यूरेसी होनी चाहिए उन चीज़ों में जो आपको आती है। तीसरा, ये एग्ज़ाम था इजीली हो गया, लेकिन आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आएगी जूनियर अकाउंटेंट में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था टेस्ट सीरीज़ और ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट बी जो है वो आपका कितना होगा, 80 क्वेश्चंस होंगे 60 मिनट के अंदर। तो यहाँ ज़रूरी है आप क्या करो, टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए अब ये मौका है आपके पास, कुछ गिनती के दिन बचे हैं। इन दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, प्रैक्टिकली चेंज कर सकते हो, बड़े आसानी से कर सकते हो, बशर्ते आप खुद जिम्मेदार हो। आप जो भी अपनी प्रेजेंट में हो, जो भी आप फ्यूचर में होंगे, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। आपके हालात, आपकी चीज़ें, बाकी आप किसी को दोष दे दो, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अगले 10 दिन या अगले 20 दिन जो भी आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, AO के लिए 10 दिन बचे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 20 दिन बचे हैं, सिंसियरली और स्मार्टली काम करें और आगे बढ़ें। पार्ट बी के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। पार्ट बी के अंदर जीके लेके आप परेशान हो, जीके को एक बार साइड में रखो। रीजनिंग के अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे। आप 8 के अंदर से 6 क्वेश्चन सही कर सकते हो। जो 8 के 8 क्वेश्चन है फिक्स फॉर्मेट, एक ही तरीके के आएंगे। एक फाइल अभी आपको पता हो तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की थी हम लोगों ने, वो था 2018 के टाइम में AO का एक पैटर्न बताया था RVPNL ने कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक बार उसको देखना जरूरी है। मेरा ही एक YouTube पे पुराना वीडियो है जिसके अंदर पार्ट बी के अंदर मैंने रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आप सर्च करना पार्ट, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो रीजनिंग, सिमिलरली मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 8-8 क्वेश्चन जो आएंगे ना 24, इनमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। दूसरा, करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर बिल्कुल मिस मत कीजिए। लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर्स है, छोटी सी मैगजीन आती है, मुम्बल वगैरह कोई भी लेके आ जाओ, राजस्थान के और इंडिया की जो मेन स्पोर्ट्स इवेंट है, इस तरह के पर्सनैलिटीज, कोई अपॉइंटमेंट हुआ, इस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखें। कोई नया मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो वो भी ध्यान में रखें, क्योंकि इंडिया जीके भी थोड़ा बहुत आपके लिए काम का है। उसके अलावा जीके में आपकी कैपेसिटी, आप कितना पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते तो आप जो NCERT या जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आती है उसका सार मिल जाएगा आपको, उसका क्रक्स मिलता है मार्केट के अंदर, छोटी सी किताब,
उसको देख लीजिए, उसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएगी। या उतना भी नहीं कर सकते तो आप इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए राजस्थान का, बजट स्पीच जो होता है उसके अंदर मेन फैक्ट आ जाएंगे, मेन चीज़ें आ जाएगी। तो देखिए करने को तो बहुत कुछ है, मुझे बताने में सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप अपना न्यूनतम सेलेक्ट करें, मिनिमम कि मैं इतना करूँगा और इसको अच्छे से 2 बार कर सकता हूँ अगले 10 दिन में या 20 दिन के अंदर। तो बस उतना ही कंटेंट रखिए आप। एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने से काम नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं, कम पढ़ो लेकिन उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एफर्ट कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, या आप इसको पसंद कर रहे हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, उसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। और मिलेंगे आपको, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल ऐप के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद टीम सी से जुड़ने के लिए। थैंक यू।